हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के 40 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आपके 20 प्रश्न आपके जीके जीएस के रहेंगे और 20 प्रश्न आपके जो है हिंदी के रहेंगे। पहले हम 20 प्रश्न हिंदी के देखने वाले हैं और 20 प्रश्न हम देखेंगे। इन 40 प्रश्नों को आपने मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा और खुद का एनालिसिस कीजिएगा कि आपने इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, बताइए चरण कमल में कौन-सा समास है? तो चरण कमल में की बात हो रही है बच्चों, ध्यान रखना। चरण कमल में अगर हम बात कर लें तो कौन-सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष? तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास है। कौन-सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचानने का सबसे आसान तरीका ट्रिक कह सकते हैं क्या है? यहाँ पे विशेषता की बात की जा रही है। किसकी बात? विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे? चरण की। चरण किसके समान है? कमल के समान है। अगर हम अन्य उदाहरण की बात कर लें तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे बात कर लें कि नील गगन यानी नीला है गगन, आसमान कैसा है? आसमान की विशेषता बताई जा रही है चंद्रमुख। मुख कैसा है? चंद्र के समान, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, समास विग्रह करने पे विशेषता जिसकी बताई जा रही है, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। बहुब्रीहि में मैंने आपको बताया है कि बहुब्रीहि समास में जब कभी भी हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे, एक अलग अर्थ निकल, जैसे दंशानन हो गया, आपका लंबोदर हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये बहुब्रीहि के हैं। ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यथार्थ शब्द में निम्नलिखित में से कौन-सी संधि प्रयुक्त हुआ है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि? तो यथार्थ में ध्यान रखना बच्चों, इसमें आपका दीर्घ संधि प्रयुक्त हुआ। कौन-सा? दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात आई है दीर्घ संधि की, तो ध्यान रखना दीर्घ संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब किसी शब्द के बीच में आपको आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए और बड़ी ऊ दिख जाए। ये तीनों शब्द दिख जाएँ, जब मात्रा दिख जाए आपको, तो वहाँ पे आप दीर्घ संधि कर देंगे। जैसे देखिए क्रमानुसार में बड़ा आ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हिमालय की बात करें, बड़ा आ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लघुत्तर की बात करें तो बड़ी ऊ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गिरीश की बात करें तो बड़ी ई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब भी आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ दिख जाएँ, तो वहाँ पे आप दीर्घ संधि टिक कर देंगे। यथार्थ में कौन-सा है? यथार्थ में आपको बड़ा आ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। काग का पर्याय निम्न में से क्या होगा? पीक होगा, मिर्ची होगा, मरीच होगा या सुआ होगा या एकाक्ष होगा? तो काग का अगर पर्यायवाची आपसे पूछता है बच्चों, तो ध्यान रखना एकाक्ष हो जाता है। क्या होता है भैया? एकाक्ष हो जाता है। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे किसके साथ? टी के साथ जाएँगे। अब बात आई है एकाक्ष यानी काग के अन्य पर्यायवाची क्या-क्या हो सकते हैं? कौवा किसे कहते हैं हम, काण कहते हैं, पिशुन कहते हैं, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? काग के हैं। ठीक है? पीक किसे कहते हैं? पीक आपको कोयल को कहते हैं। खरगोश कहते हैं कोयल को। का पाली कहते हैं, किसे कहते हैं? कोयल को। ठीक है? आप मरीच की बात कर लें, मिर्च की बात, तो मरीच की कर, किरण, रश्मि, ये किसे कहते हैं? मरीच को। अश्व की बात कर लें, घोड़ा कहते हैं, घोटक कहते हैं, हरित तुरंग कहते हैं, वज्र कहते हैं, संधव कहते हैं। ये रहे आपके कुछ जो है महत्वपूर्ण कह सकते हैं आपके पर्यायवाची। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से लेने देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? निम्नलिखित में से लेने के देने पढ़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये हो जाता है लाभ के बदले हानि, कठिन कार्य, इज्जत से खिलवाड़ करना या कह सकते हैं चकित रह जाना। तो लेने की देने पढ़ने यानी क्या हो जाता है? लाभ के बदले हानि। अब बात आई है यहाँ पे लाभ हानि की ना, तो ध्यान रखना बच्चों, लाभ हानि से रिलेटेड क्या-क्या और अन्य मुहावरे हो सकते हैं, अगर आइए हम उसे देख लेते हैं एक बार। तो लाभ हानि से संबंधित जो मुहावरे हैं, घर के घर रहना, ना कुछ हानि ना कुछ लाभ, कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का यत्न कर, पौ बारह होना यानी पौ बारह होना, खूब लाभ होना, पांचों अंगुलियां घी में होना, पूरे लाभ में, लेने के देने पड़ना, लाभ के बदले हानि, गर्दन काटना, हानि पहुंचाना। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले की। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की जो भूमि होती है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? द्रोण होता है, द्रोणी, घाटी या दोआ। उसे हम कहते हैं बच्चों
द्रोण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रोण कहते हैं। अच्छा, द्रोणी किसे कहते हैं? 2 पर्वतों के बीच की घाटी का जो मध्य भाग होता है उसे द्रोणी कहते हैं, ध्यान रखना। घाटी की बात कर लें तो घाटी किसे कहते हैं? 2 पर्वतों के बीच का जो सकरा मार्ग या मैदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। दोआब क्षेत्र की बात कर लें तो 2 नदियों का के बीच की जो भूमि होती है दोआब, उसे हम दोआब कहते हैं। बात आई समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं स्वयं चलाऊँगा। मैं स्वयं चलाऊँगा। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन-सा है? मैं स्वयं की बात हो रही है। जब भी स्वयं की बात हो, ध्यान रखना बच्चों कि जब भी वक्ता या लेखक के द्वारा जो है अपने लिए करता हो कोई कार्य, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे अपनी बात हो रही है यानी स्वयं की, तो यहाँ पे क्या है? स्वयं इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि र व्यंजन जो है कहलाता है, उच्छिष्ट कहलाता है, पार्श्विक कहलाता है, उष्म कहलाता है या लुंठित कहलाता है? तो र व्यंजन से रिलेटेड हम फैक्ट को भी जानेंगे, तो पहले बताइए र व्यंजन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, ल जो व्यंजन है ये लुंठित कहलाता है। क्या कहलाता है? लुंठित कहलाता है। और क्या-क्या कहते हैं र व्यंजन को? ध्यान रखना, र वर्ण को हम अल्प प्राण कहते हैं, होस सघोष कहते हैं, ठीक है? और लुंठित ध्वनि कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं और क्या कहते हैं? वत्सरेक ध्वनि कहते हैं, लोढ़ित कहते हैं, अशक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है? ये किसे कहते हैं भैया? ये र वर्ण को कहते हैं। र वर्ण से रिलेटेड इतने प्रश्न आपके जब अगर एग्ज़ाम में पूछ लेंगे, आशा करते हैं आप इसका जवाब देकर आएँगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैनंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। जैनंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ध्यान रखना लल्ला, जैनंद जो शब्द है इसमें कौन-सी संधि है? गुण संधि है। अच्छा, गुण संधि को पहचानने की विधि क्या है? तरीका क्या है? ट्रिक क्या है? ध्यान रखना कि आपको जब भी आपको जो है छोटा ए या छोटा ओ दिख जाए, ठीक है? या कह सकते हैं री मात्रा दिख जाए, तो वहाँ पे आप गुण संधि लगा देंगे। तो जैनेंद्र, जैनेंद्र की बात कर लें तो जैनेंद्र की जैन धन इंद्र, ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन-सा सही है? आपका डी सही है, जैनेंद्र। जैनेंद्र मैंने क्या कहा? जब आपको क्या दिख जाए लल्ला, ध्यान रखना, जब आपको छोटा ए, छोटा ओ या री शब्द दिख जाए, तो वहाँ पे आप क्या लगाएँगे? गुण संधि लगा देंगे। यानी आपको ट्रिक यही है कि आप आँख बंद करके वहाँ पे गुण संधि टिक कर दीजिएगा या उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा होगा, जैसे जयेंद्र पूछ ले या आपसे जलोढ़ पूछ, महेश्वर पूछ ले, सुरेंद्र पूछ ले, पूछ ले, ये सब क्या है? इंद्र पूछ ले, ये सॉरी, तो ये सब पूछ ले अगर आपसे, तो आप सीधे टिक, आँख बंद करके टिक कर दीजिएगा गुण संधि पे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन-सा कारक है? अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अंकित में, ठीक है? में, ये आपका में रेखांकित है, तो कारक पूछ रहा है। संप्रदान के लिए कौन-सा कारक चिन्ह प्रयोग होता है बच्चों? ध्यान रखना, संप्रदान के लिए को और के लिए होता है। कर्ता के लिए क्या होता है? ने होता है। कर्म के लिए क्या होता है? को होता है। ठीक है? तो अधिकरण के लिए क्या होता है? ध्यान रखना, में और पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम जाएँगे किसके साथ? ए के साथ। आप देख सकते हैं कि जो है कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तरीका क्या है पहचानने का? ट्रिक क्या है याद करने का? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के को के लिए, ठीक है? अपादान से, ठीक है? संबंध जब दिख जाए आपको का, की, के, रा, री, रे, ठीक है? अधिकरण में पर, संबोधन हे, हो, अरे, ये सब दिख जाए, ठीक है? समास मतलब आपको कारक में, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? विभक्ति चिन्ह दिख जाए कारक के, तो वहाँ पे आप अपने तरीके से जो भी कारक है वहाँ पे टिक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आराम कुर्सी शब्द में कौन-सा समास है? आराम कुर्सी शब्द में अगर बात करें लल्ला, तो ध्यान रखना तत्पुरुष समास है। कौन-सा समास है? तत्पुरुष समास है। कैसे पहचानेंगे? आराम कुर्सी कैसे पहचानेंगे तत्पुरुष समास है? जब भी हम समास विग्रह करेंगे, आपको क्या दिख जाए? आपको कारक चिन्ह दिख जाए, ठीक है? जब भी समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिख जाए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? तत्पुरुष समास लगा देंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं कि आप देख सकते हैं, जैसे गुणहीन की बात कर लें, गुरु से जो हीन है, तो से का विभक्ति आ रहा है। से किसका है? मैंने आपको बताया, से करण कारक के लिए होता है, ठीक है? अगर अलगाव की बात हो रही है, ठीक है? अलगाव की बात हो रही है, तो वहाँ पे अपादान हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है? धन
धनहीन, धन से हीन, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, का की विभक्ति कहाँ आती है भैया? संबंध, प्रेम का सागर, संबंध की बात हो रही है, ठीक है? समझ गए? जब भी कारक चिन्ह आपको समास विग्रह करने पर दिख जाए, तो वहाँ पे आप आँख बंद करके क्या करेंगे? तत्पुरुष टिक कर देंगे। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची? हाथी का है, सिंह का है, शुतुरमुर्ग का है या बंदर का? शाखा मृग, शाखा मृग हम किसे कहते हैं? शाखा मृग, चौपाई है ना, ध्यान रखिएगा। शाखा मृग जो है हनुमान जी के लिए कहा जाता है, यानी बंदर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात कर लेते हैं हाथी, सिंह, शुतुरमुर्ग और बंदर के और क्या-क्या पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, बंदर की बात कर लें तो वानर कहते हैं, कपि कहते हैं, कपीस कहते हैं, मरकट कहते हैं, कीस कहते हैं और शाखा मृग कहते हैं। हाथी की बात कर लें तो कुंजर, सीप, नाग, करी, मतंग, कुंभा, ये किसे कहते हैं? ये हाथी को कहते हैं। सिंह की बात कर लें हम तो शेर, वनराज, शार्दूल, मृगराज, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, किसे कहते हैं? ये सिंह को कहते हैं। और अगर बात कर लें सांप की, सर्प, नाग, विस्तर, व्याल, भुजंग और उरंग, ये किसे कहते हैं भैया? ये सांप को कहते हैं। बात आई समझ में? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संख्या को दर्शाता है? चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी। तो 10 मीटर कपड़ा सीधे आपको दिख रहा है, ये किसको दर्शाता है? ये आपको जो है विशेषण संख्या को दर्शाता है क्या? गलत है। यहाँ पे दर्जन जो है, ये संख्या को दर्शाता है, ठीक है? 10 मीटर कपड़ा नहीं, दर्जन, एक दर्जन में कितने? 12 होता है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है, ठीक है? बी सही है। अच्छा, फिर कहेंगे कि ये 10 मीटर कपड़ा क्या है? ये परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है? ये किसी का परिणाम है। आता है समझ में? चौड़ा की बात करें तो ये गुणवाचक, कोई चीज़ चौड़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, ये उससे गुण है, ठीक है? और अगर हम ताजगी की बात करें, तो ताजगी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा, ठीक है? क्या है? भाववाचक संज्ञा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पगड़ी शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग का शब्द है? भेषज है, तद्भव है, पगड़ी शब्द, पगड़ी शब्द किसका है भैया? तो पगड़ी शब्द ध्यान रखना लल्ला, ये किसका है? ये देशज शब्द है। अच्छा, देशज शब्द कैसे मानेंगे? जब भी देशज शब्द होते क्या हैं, पहले तो ये आप जान लीजिए। आपकी बोलचाल की जो आपकी लोकल एरिया की, यानी आपकी जो क्षेत्र का जो लोकल भाषा है, उसी को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जो देसी शब्द है, गाँव का शब्द कह सकते हैं, या आपके एरिया का जो शब्द है, हर क्षेत्र का एक अलग अलग बोली होती है, तो उस क्षेत्र की जो देसी भाषा होती है, उसी को हम देशज कहते हैं, ठीक है? तद्भव शब्द क्या कहते हैं? तत्सम, तत्सम से बना हुआ शब्द तद्भव होता है, जो संस्कृत और हिंदी से मिलकर बनता है। तत्सम क्या है? ये संस्कृत भाषा की शब्द है। विदेशज क्या है? ये विदेश से लिया गया है। अब आइए उसके कुछ उदाहरण भी हम देख लेते हैं लल्ला। देशज लोटा हो गया, कटोरा हो गया, ढोंगा हो गया, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, ठीक है? ये सब क्या हैं? आपके देशज हैं। तद्भव की बात कर लें, श्रेष्ठी का सेठ हो जाता है, ध्यान रखना। श्रृंगार का सियार हो जाता है, रजत का चांदी हो जाता है। ये क्या है? ये आपके तत्सम से बने तद्भव, ठीक है? सेठ क्या है? सेठ का तत्सम क्या है? सृष्टि हो गया, श्रृंगार का सियार हो गया, ठीक है? रजत आपका संस्कृत शब्द है, इसका मिक्स शब्द क्या है? तद्भव, चांदी हो गया। तत्सम क्या है? आलस्य हो गया, संस्कृत की शब्द है। अश्रु, ध्वनि, ओष्ठ, मुख, दुग्ध, ये सब क्या है? ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जिसे हम तत्सम के अंतर्गत देखते हैं। विदेशज की बात कर लें तो अदा हो गया, अजब हो गया, अजीब हो गया, अमीर हो गया, अक्ल हो गया, असर हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो विदेशी शब्द में आएँगे। अरबी, तुर्की, ये सब किस में आएँगे? ये सब विदेशज भाषा के शब्दों के अंदर आते हैं। अगर ऑप्शन में दे दिया अंग्रेजी भाषा, तुर्की भाषा, ठीक है, पुर्तगाली भाषा, तब आपको तो टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर तद्भव, तत्सम, विदेशज और देशज दिया है तो उसमें आप सीधे विदेश, ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम। तो ध्यान रखना लल्ला, प्रायः अगर बात कर लें तो जो समुद्रों के नाम होते हैं, जैसे आपका हिंद महासागर हो गया, या अरब महासागर हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम ध्यान रखना बच्चों, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, वृक्षों और फलों के नाम, ये सब क्या है? ये सब आपके प्रायः पुल्लिंग शब्द, ठीक है? नदियों की, भाषाओं की, तिथियों के नाम, ये सब के ये आते हैं आपके स्त्रीलिंग में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बारह सॉरी, बाहर शीत हवा बह रही है। बाहर शीत यानी क्या हो जाता है भैया? ये उष्ण
होता है क्या? ठंडापन हो जाएगा? शीत माने ठंडा होता है भई। ठंडा, ठंडापन, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब तो वही भाषा है, लेकिन उष्ण हो जाएगा यानी गर्म। विलोम शब्द की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे डी के साथ। किसके साथ? डी के साथ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर पूछ ले ठंडा का क्या होता है? गर्म होता है, मोटी की पत्ती होती है, ठंडापन का गर्माहट होता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द रहा है? तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे देखिए, तारीख अरबी, तुर्की, पुर्तगीज या हिंदी। तारीख की बात करें तो ये अरबी भाषा है। अगर वहाँ पे यही शब्द पूछा रहे, देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम या आपके रहेंगे, तो वहाँ पे आप विदेशज लगाएँ। ठीक है? यहाँ पे तारीख पूछ रहा है तो अरबी भाषा का शब्द। अच्छा, अरबी भाषा के शब्द और क्या-क्या हो सकते हैं? तो जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, आपका हिसाब, लिफाफा, ये सब क्या है? ये सब अरबी भाषा का है। पुर्तगीज़ की बात कर लें तो अचार जो शब्द हो, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, ये सब किसके हैं? पुर्तगीज़ के हैं। तुर्की की बात कर लें तो अचार, चाबी, सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है। हाँ, अचार भी आता है, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी, गमला, आलू। ये थोड़ा-सा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये वर्ड आपका गलत है। ठीक है? तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को हम क्या कहते हैं? ठीक है? विवाहित विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को हम क्या कहते हैं? पुर्तगीज़ में हम कह सकते हैं, सॉरी, तुर्की में मैंने बताया जो मिस्टेक हुआ शायद होता है उसका, तुर्की शब्द हो गया, जैसे कैंची हो गया, कंघी हो गया, चम्मच हो गया, तोप और कालीन, खंजर, ये सब क्या है? तुर्की में आते हैं, ध्यान, तो मैंने पीछे अभी नहीं बताया। ठीक है? अब बात आती है कि विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को हम क्या कहते हैं? तो विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान को हम औरस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? औरस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बात कर लेते हैं कि अन्य उदाहरणों के, अन्य जो है विकल्पों के, लोगों से प्रचलित प्राणहीनवाद को हम संति कहते हैं। जिनका जन्म अच्छे कुल में हुआ उन्हें हम कुलीन कहते हैं। ठीक है? जिसका जन्म कन्या के जन्म से हुआ उसे हम कानीन कहते हैं। और जिसे नापना असंभव ना हो उसे हम क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न के। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी क्या होगा? शतपुंडा, अधिशासी, अन्वंती या चरमोत्कर्ष। ध्यान रखना, चरमोत्कर्ष ये भी आपका सही नहीं। क्या-क्या है आप देख सकते हैं। चरमोत्कर्ष को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, चरमोत्कर्ष। अधिशासी को हम मात्रा की शब्द का गलती अधिशासी हो, ठीक है? अवंती की बात करें तो अनवंती आप देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। या शतपुंडा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्पों में उर्मी का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो उर्मी का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? पीड़ा होता है, दुःख होता है और लहर होता है। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे सी के साथ जाएँगे। ठीक है? बात कर लेते हैं इससे और कुछ फैक्ट के बारे में। अर्क का अनेकार्थी शब्द गाढ़ा, तांबा, विष्णु, यानी ये आपका अर्क का है। किसका है? अर्क का। ठीक है? उमा की बात करें, दुर्गा, पार्वती, अलसी, ये किसका है? उमा का है। बालक, शिष्य और आपका शिशिर, ये किसका है? अर्भ का है। ठीक? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृष्ण सागर प्रस्तुत किसका पर्यायवाची है? तो कृष्ण सागर प्रस्तुत किसका पर्यायवाची अगर पूछ, कृष्ण सागर हम कहते हैं इसे, हिरण को कहते हैं। ठीक है? हिरण को कहते हैं। हिरण को और क्या-क्या कहते हैं आइए हम देख लेते हैं। तो हिरण को हम मृग कहते हैं, कुरंग कहते हैं और सारंग कहते हैं। ठीक है? मोर की बात कर लें बच्चों, तो मोर को ध्वजी कहते हैं, कलापी कहते हैं, सिखी कहते हैं, नीलकंठ। अगर हम घोड़ा की बात कर लें तो सैंधव, तुरंग, घोटक और वाजी, जैसे घोड़ा को। तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इन 20 प्रश्नों में हिंदी के कितने प्रश्नों के सही जवाब आपने दिए हैं। हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है? अब बात कर लेते हैं अगला आपका जीएस का। तो बताइए, लाहू किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो लाहू की बात करें लल्ला, तो ये आपका मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। ठीक है? मेघालय में आपका लाहू हो गया, वाला हो गया, ठीक है? आपका मानसीम हो गया, नोक्रेक हो गया, क्रीम हो गया, ये सब किसका है? मेघालय का है। कर्नाटक की बात कर लें तो यक्षगढ़ हो गया आपका, हुतरी हो गया, सुगी हो गया, कुनिथा हो गया, करंगा हो गया, लंबी हो गया। मिज़ोरम की बात करें चेराव,
केरोकाना, संगतालम, केराव नृत्य, पुलम, चेलम, ये सब कहाँ का है? मिज़ोरम का है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो छम, मुखौटा नृत्य और आपका युद्ध नृत्य हो गया, भुइया, चलो और वाचो, ये किसका है? अरुणाचल। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आप इस स्लाइड को देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की पश्चिम दिशा की ओर बहने? कृष्णा नदी, पेरियार नदी, दामोदर नदी या आपका पुनैयार नदी। ठीक है, तो दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली जो नदी है आपकी, ये पेरियार नदी है। अब बात आती है पेरियार नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो आप देख सकते हैं जो पेरियार नदी है ये केरल राज्य की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे मुख्य पॉइंट ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी कहाँ की? केरल नदी की। और ये केरल की जीवन रेखा के रूप में भी जानी जाती है। कौन? पेरियार नदी। केरल की जीवन रेखा के रूप में किसे जाना जाता है? पेरियार नदी को जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाटी से होता है और यह अरब सागर में जाकर मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। बात कर लेते हैं अन्य नदियों कृष्णा, दामोदर और आपके पुनैयार नदी के बारे में। तो ध्यान रखना, कृष्णा नदी की बात कर लें तो यह नदी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्यों में फैली हुई है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। इसकी ये जो आपके देख सकते हैं घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीम, सोई इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। दामोदर की बात कर लें तो दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार और छोटा नागपुर पठार से जो है इसका मुहाना हुगली नदी रूप नारायण नदी है। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख बाँध हैं, कौन-कौन से? बराकर नदी पर तरैया बाँध, कोनार नदी पर आपका जो है कोनार बाँध है, और आपका तीसरा आपका आता है पंचतेत हिल बोध बाँध। ये 3 बाँध किस पर हैं? दामोदर नदी पे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। कड़सा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से है, बिहार से है, असम से, झारखंड से। तो करसा नृत्य शैली ध्यान रखना, ये कहाँ से है भैया? ये आपका पड़ता है झारखंड से। ठीक है, फगुआ, सरहुल, बराव, घोड़ा नाच और आपका पाइका, ये प्रमुख जो नृत्य हैं कहाँ के हैं भैया? ये आपके झारखंड के। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वेल्डिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? तो वेल्डिंग मशीन का आविष्कार ध्यान रखना किसने किया था? एलिसा थॉम्सन ने किया। किसने किया था? एलिसा थॉम्सन ने किया। ठीक है, किसने किया था? एलिसा थॉम्सन ने। जगदीश चंद्र बोस की बात कर लें तो इन्होंने अति लघु रेडियो तरंगों की जो है खोज की थी। ठीक, और जेएल बियर्ड की बात करें तो टेलीविजन की कब किया था? 1926 इंग्लैंड में। ठीक है, गैलीलियो की गैलीली की बात कर लें तो जड़त्व का नियम इन्होंने दिया था, इटली के रहने वाले हैं। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करें टेलीफोन का 1876 में। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात कर लें तो एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है भैया? एशिया महाद्वीप है। अब एशिया महाद्वीप से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं। आइए, तो ध्यान रखना एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश होते हैं। कितने देश हैं? 48 देश। एशिया को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, एशिया शब्द का मतलब होता है सूर्योदय। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस एशिया में। और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है भारत एशिया में। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, और सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। कहाँ पे? सब एशिया की बात करें। लाल सागर स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ध्यान रखना बच्चों, ये प्रश्न काफी बार आपसे एग्जाम पूछा गया है। और वेरी वेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एशिया में विश्व का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो अपना देश भारत है। एशिया में सब स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वो अरब सागर। विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, ये रूस में स्थित है। एशिया में पड़ता है, बैकाल झील, काफी बार पूछा गया है। और एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील कौन कहाँ पे है? लद्दाख। कौन सा है? पेंगांग झील। ठीक है, ये भारत में पड़ता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अशोक किस वंश के राजा थे? तो अशोक की बात कर लें तो ये आपके मौर्य वंश के राजा थे। कौन वंश के राजा थे भैया? ये मौर्य वंश के राजा थे। कौन? अशोक। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम जान लेते हैं। अशोक वंश का सबसे बड़े शासक माने
हैं। इनका पूरा नाम जो है देवानाम्पी अशोक मौर्य था, ठीक है? इनका शासनकाल अगर बात कर लें तो 269 से 332 तक था, ठीक है? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें साल कलिंग का युद्ध लड़ा और इस युद्ध के बाद इन्होंने फिर युद्ध कभी नहीं किया, ध्यान रखना। इन्होंने युद्ध से मतलब युद्ध का त्याग कर दिया। ठीक है? इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था और साथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया था प्रश्न आता है तो सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन-सा आपसे पूछ ले तो 7वां स्तंभ लेख है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था ये भी पूछता है आपसे। तो उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है किस स्थान को रॉयल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो रॉयल सिटी के नाम से ध्यान रखना, ये जाना जाता है पटियाला को। किसे जाना जाता है? पटियाला को। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे किसके साथ भैया? हम डी के साथ जाएँगे। ठीक है? अब ध्यान रखना कुछ प्रमुख शहर हैं जिनके उपनाम हैं जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार को कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, डायमंड हार्बर ये कोलकाता को कहा जाता है, गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है, त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रश्न यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ब्लू रेखा किन 2 देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो ब्लू रेखा की बात कर लें तो ये लेबनान और इज़राइल के बीच की जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। आप कहेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच कौन-सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है, ध्यान रखना। कौन-सी? रेड क्लिफ रेखा, ठीक? अगर बात कर लें हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तो डुरंड रेखा। ओरस नीस लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच है। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ठीक है? बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना की बात कर लें, ये किस नदी पर है? ये आपकी चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है सबरीमाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाल मंदिर की अगर हम बात कर लें, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके केरल में स्थित है। केरल के कुछ अन्य मंदिरों की अगर हम बात कर लें, तो पद्मनाथ स्वामी मंदिर है, सबरीमाल मंदिर है, आपका जो है ठीक है, अटकुलम भगवती मंदिर है, गुरुवायूर मंदिर है, कहाँ पे है ये सब? केरल के प्रमुख मंदिर हैं। अगला प्रश्न है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को हर वर्ष जो है विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पर्यावरण से रिलेटेड बात आई है तो पर्यावरण से रिलेटेड कुछ और हम महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। तो वन दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, प्रवासी दिवस पक्षी दिवस आपका 8 मई को, तम्बाकू रोधी दिवस 21 मई को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, काफ़ी बार पूछा गया है पर्यावरण दिवस, ध्यान रखना लल्ला। ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है? प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। डिवाइन लाइफ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक जो है ये शिवानंद के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? शिवानंद के द्वारा ये लिखी गई है। अब आप कह सकते हैं कि द गोल्डन हाउस पूछा गया है प्रश्न आपके एग्जाम में, तो ये सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। द कैंडिडेट अनिरुद्धाचार्य के द्वारा लिखी गई है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। अ बिलियन इज इनफ अशोक गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। 281 एंड बियॉन्ड ये बीवीएस लक्ष्मण के द्वारा की गई है, ध्यान रखना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अहिराई नामक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो अहिराई नामक उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया। कहाँ पे भैया? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मध्य प्रदेश के कुछ उत्सव की बात कर लें तो घड़ियाल, गणगौर, मड़ई, काकसार और हरिल उत्सव ये सब कहाँ मनाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में। और भारत राज्य के कुछ विशिष्ट उत्सव हैं, आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र। ये सारे आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं और बना भी है, ध्यान रखना।
इसीलिए मैं इस स्लाइड को रखता हूँ क्योंकि आप एक बार रिवीजन कर पाएँ। एक बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में देश का सर्वोच्च पालक किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएँगे ए के साथ, ठीक है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में बोला गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का पद अमेरिका के से संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में कहा गया है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 में कहा गया है। राष्ट्रपति 2 बार चुने गए हैं, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है, 2 बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है, ध्यान रखना, हंटर आयोग जो है ये गठित किया गया था। कौन सा आयोग? हंटर आयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित। किससे भैया? क्रिकेट से संबंधित। क्रिकेट से संबंधित कुछ अन्य ट्रॉफियों को हम देख लेते हैं, तो ध्यान रखना। वेंस एंड हेजेस ये भी है। सीके नायडू ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है। जीडी उल्ला ट्रॉफी क्रिकेट से है। गुलाम अहमद ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से है, ध्यान रखना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है ट्रॉफियों से रिलेटेड, खेल से, ठीक है। राष्ट्र राष्ट्रीय जनगणना का जिक्र किस अनुसूची में है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय जनगणना का जो है जिक्र जो है ये किसमें है? ये आपके जो है 7वीं अनुसूची में है। किसमें है भैया? 7वीं अनुसूची में है। अगले साइड स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि जो पहली से लेकर 12वीं अनुसूची तक है और किस अनुसूची में क्या शामिल किया गया है आप देख सकते हैं। जैसे पहले की बात कर लें, भारत के राज्य और क्षेत्रों की सूचीबद्ध करता है। दूसरी जो है, सार्वजनिक पद धारण करने वाले अधिकारी राष्ट्रपतियों, न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं पहली से 12वीं तक के जितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको अपडेट दे दिया है। इसे आप एक बार रिवीजन ज़रूर करिएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। मगध का कौन-सा सम्राट जो है अपूर और अपरोध परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? महापद्मनंदन को, ध्यान रखना बच्चों। अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, ठीक है? महापद्मनंदन को। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल, ध्यान रखना लेना, ये 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस मुगल बादशाह ने हिंदू मुस्लिम विवाह प्रथा को बंद किया था? तो ये किसने किया था? ध्यान रखना, ये किया था आपके जो है शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा, शाहजहां से रिलेटेड कुछ फैक्ट को अगर हम देख लें, किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां के बारे में बात कर लें तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था? आगरा से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित किया था। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रियाज सिजदा समाप्त कर दिया था। किसने? शाहजहां ने किया था। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जमुला ने दिया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा गया है। ये किसने कहा था? तो एएल श्रीवास्तव ने कहा था। दोस्तों, आप अब हमें बताएं, आपने हिंदी, ठीक है, हिंदी और जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस में आपने कितने प्रश्न किए हैं? 40 प्रश्नों में, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं कम से कम 30 से 35 प्रश्नों को दिया होगा, ठीक। दोस्तों, मिलते हैं आपको से जो है नए वीडियो सेशन के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी मैंने मेहनत जो की है, अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।